Hello, my dear student. Welcome to the subject name is Business Environment. And today we are going to start last unit, that is a unit third. And we have already covered unit 1, unit 2, unit 4, unit 5. And today we are going to cover or start a new topic of unit third, that is a monopoly restricted trade practices Act 1969. In this particular lecture or the unit, I'm going to tell you about the overview of that particular acts. So this is all about the overview. मैं आपको overview बताऊंगी कि इस एक्ट में एक्चुअल में क्या था, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे. तो this is the references part. The tutti peppity has been made from these sources. Now start with the MRTP Act 1969. इसका फुल नेम है मोनोपोलिस्टिक रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेस. इसका नेम से ही पता चल रहा है, यू कैन सी दैट मोनोपोलिस्टिक मींस जब भी ग्रुप ऑफ कंपनी मिलकर मोनोपोली स्टार्ट करती है, अपना ट्रेड करती है, ऐसे मोनोपोली को रोकने के लिए जो एक्ट आया, उस रेस्ट्रिक्टेड मींस रोकना. तो पर्टिकुलर मोनोपोली को रोकने के लिए जो एक्ट आया, दैट एक एक्ट नोन एज मोनोपोलिस्टिक रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969. तो इसको एक्ट को समझने के लिए पहले बहुत जरूरी है आपको समझना बेसिक. तो आई विल टेक यू बिफोर 1969. मैं आपको ले चलती हूँ पहले ऐसी क्या कंडीशन थी विच लीड्स टू मोनोपोलिस्टिक रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेस इन इंडिया. द ट्रेड इन इंडिया वाज डन इन अ मैनर बाय द ग्रुप ऑफ पीपल. तो कुछ ही लोग थे पर्टिकुलर इंडिया में जिन लोगों ने अपना एक ग्रुप बना लिया था, मिलकर ग्रुप बना के ट्रेड प्रैक्टिसेस करते, बिजनेस करते थे. और जब ये ग्रुप ऑफ पीपल मिल जाते हैं तो एक मोनोपोली क्रिएट हो जाती है इंडियन मार्केट में. जब भी मोनोपोली स्टार्ट होती है तो कंट्रोल प्राइस का उन मोनोपोली के हाथ में हो जाता है. और मोनोपोली जब वो स्टार्ट होती है तो इंक्रीजिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट स्टार्ट हो जाता है पर्टिकुलर मोनोपोली के थ्रू. लो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट स्टार्ट हो जाता है एंड दे स्टार्ट सेलिंग प्रोडक्ट with a low quality and maximum price and benefit the position of the monopoly. And they also do the fraud advertisement, misrepresentation, making such group of extreme and reduce the supply of product. And they also reduce the supply of a particular commodity which have the monopoly एंड इंक्रीज द प्राइस ऑफ गुड्स. तो वो क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर गुड्स की सप्लाई रोक देते हैं जिसमें वो मोनोपोली होती है उनकी. और उस पर्टिकुलर सप्लाई को रोकने के कारण वो ग्रुप क्या करते हैं, पर्टिकुलर गुड्स और कमोडिटी का प्राइस को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं. जब इंक्रीज करेंगे तो इससे क्या होगा, कंज्यूमर का एक्सप्लॉइटेशन होगा. तो इन ऑर्डर टू रिजॉल्व दैट प्रॉब्लम द दत्त कमेटी हैज बीन मेड एंड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द दत्त कमेटी जो थी उनकी रिकमेंडेशन पे ही एमआरटीपी एक्ट आया 1969 में. तो इनका मेन मोटिव क्या था दत्त कमेटी का, कि टू प्रिवेंट द कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर इन द हैंड ऑफ फ्यू रिच पीपल एंड एंटरप्राइजेस. तो लोगों कुछ पर्टिकुलर बिजनेस के हाथ में ही इकोनॉमिक पावर ना रह जाए, इसी वजह से दत्त कमेटी ने एमआरटीपी एक्ट को बुलाया ताकि मोनोपोली को रोका जा सके, मोनोपोली को रेस्ट्रिक्ट किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके. इसीलिए ये एक्ट आया. तो इसके एक्ट के हम ओरिजिन पढ़ते हैं. इसका ओरिजिन कब हुआ, basically it passed by the Parliament of India on 18 December 1969 and accepted by the President of India 27 December 1969. but effective from India में effective कहाँ से start है, इसका लागू कब से हुआ, 1 जून 1970 में. and ऑल ओवर द इंडिया एक्सेप्ट जेएनके. तो जेएनके को छोड़कर ये पूरे देश में 1 जून 1970 में इसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गया. नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एमआरटीबी एक्ट. बेसिकली जो ये एक्ट है ये सभी सेक्टर में लगता है. हम इसको जानेंगे कौन सी एमआरटीबी कंपनीज है जिनमें ये एक्ट लगता है. बट हम पहले देख लेते हैं कौन सी ऐसी कंपनीज है जहां पर ये नॉन एप्लीकेबल है. गवर्नमेंट कंपनी अंडरटेकिंग ओन बाय द कंपनी, कोई भी ऐसी गवर्नमेंट कंपनी जो कि गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल में, या कंपनी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल एक्ट के अंदर बनी हुई है, ऐसी कोई भी ट्रेड यूनियन जो कि गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, एंड कंपनी ओन बाय द रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट इज नॉट कम्स अंडर द एमआरटीपी एक्ट. तो व्हाट इज द एमआरटीपी कंपनी. तो एमआरटीपी कंपनी क्या हुई, जिनमें एमआरटीपी एक्ट लगता है वही कंपनी हुई. तो किन कंपनियों में एमआरटीपी एक्ट लगता है, बेसिकली द फर्म हैविंग एसेट ऑफ 25 करोड़ एंड मोर. जिस भी कंपनी के पास 25 करोड़ से ज्यादा एसेट है, दे put under the obligation of taking permission from the central of government India. उनको सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी and they have to come under the MRTP company and this company known as MRTP company. तो MRTP companies कौन हुई, जिनका फर्म का एसेट जो होता है वो 25 करोड़ से ज्यादा होता है, वो कंपनी सब एमआरटीपी कंपनी कहना जाती है. और यही 25 करोड़ जो तो लिमिट बन जाता है, दैट इज लिमिट ऑफ द एमआरटीपी लिमिट.
तो ये जो लिमिट है, क्या ये लिमिट अभी भी वही है? नो। 1980 में दिस लिमिट इंक्रीज बाय 50 करोड़, तो एसेट हो गया 50 करोड़. नाउ अगेन दिस लिमिट ऑल्सो इंक्रीज और वाज इंक्रीज इन 1985, दैट लिमिट वाज 100 crore. And in 1991 during the new economic policy LPG में this limit was removed. And जब रिमूव्ड हो गया तो फिर किसके बेस पे एमआरटीबी को डिसाइड करेंगे लिमिट को? तो बेसिकली दैट पीरियड ऑफ टाइम 1991 में न्यू इकोनॉमिक प्लान में ये डिसाइड हुआ कि एमआरटीबी के एक्ट को, एमआरटीबी की लिमिट को डिसाइड करने के लिए ऑन द कंपनी हैविंग अ मोर देन 25 शेयर, तो मार्केट शेयर के बेसिस पे ही एमआरटीबी कंपनी डिसाइड होगी. मींस जिस कंपनी का 25% से ज्यादा मार्केट शेयर होगा दैट कंपनी इज कम्स अंडर द मोनोपोलीज और एमआरटीबी कंपनीज. नाउ मूविंग टुवर्ड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एमआरटीबी एक्ट. तो ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव सेम वही है कि कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक, पर्टिकुलर ही कॉमन लोगों के या बिजनेस या बिग बिजनेस के हाथों में ही इकोनॉमिक पावर ना रह जाए, उन्हीं का कंसंट्रेशन ना रह जाए, उन्हीं की पावर ना रह जाए. इसीलिए इसको प्रिवेंट करने के लिए मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि एमआरटीबी का, कि पर्टिकुलर लोगों के हाथों में, बिग बिजनेस के हाथों में ही मोनोपोली ना रहे, बाकी लोगों को भी मौका मिले. इसीलिए ये इसको पर्टिकुलर मोनोपोली को रोकने के लिए ही, प्रिवेंशन करने के लिए ही एमआरटीबी एक्ट आया. नाउ द अनदर इज प्रोविजन ऑफ मोनोपोलिस्टिक रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेस, अनफेयर प्रैक्टिसेस. इसके बारे में हम वन बाय वन पढ़ेंगे. तो प्रोहिबिट का मतलब होता है रोकना. किसको रोकना? मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिसेस को रोकना. ट्रेड प्रैक्टिस मींस व्यापार करने के तरीके. अनरेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस को रोकना. मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिस, रेस्ट्रिक्टेड एंड अनफेयर. तो इनको हम मोनोपोलिस्टिक को एमटीपी भी कह सकते हैं, रेस्ट्रिक्टेड प्रैक्टिस को आरटीपी भी कहेंगे, एंड देन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को हम मिलेंगे यूटीपी. यू मींस अनफेयर ट्रेड, टी मींस ट्रेड, प्रैक्टिस मींस. तो इस एक्ट का बेसिकली एम क्या था? दिस एम वाज एनेक्टेड विद द सोल एम ऑफ अचीविंग द टारगेट, लार्जेस्ट प्रोडक्शन प्रोड्यूस करना और सोसाइटी को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट करना. दैट इज द एम ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट. ना अब हमने देखा कि यहाँ पर तीन टर्मिनोलॉजी यूज हुई थी, मोनोपोलिस्टिक, रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिस. इसको हम समझेंगे कि ये कौन सी प्रैक्टिस है जिनको प्रोहिबिट करना है, जिनको रोकना है. तो पहली प्रैक्टिस है मोनोपोलिस्टिक. कोई भी बिजनेसमैन अनरीजनेबल प्राइस को चार्ज करता है, अनरीजनेबल कंपटीशन को रोकता है, या अनरीजनेबल इंक्रीजिंग प्राइस करता है, या प्रॉफिट करता है अपना, ऐसे बिजनेसमैन को, ऐसे बिजनेस एक्टिविटी को मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिसेस करेंगे. और इसी बिजनेस को रोकने के लिए ही एमआरटीपी एक्ट आया, दैट इज प्रोहिबिट करने के लिए आया. और साथ ही साथ एक वर्ड यूज किया है, लिमिटिंग टेक्निकल डेवलपमेंट. कोई भी बिजनेस अपने अंदर टेक्निकल डेवलपमेंट लिमिट करता है तो ऐसी कंपनीज को भी हम मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिसेस के अंदर डालेंगे, क्योंकि वो अपनी मोनोपोली स्टार्ट कर रही है रीजनेबली, अनरीजनेबली प्राइस. अगर उन्हें से 20% से 25 रुपए, 20 रुपए से 25 रुपए किया, तो कुछ अमाउंट ऐसा इंक्रीज अगर वो कर देती जो अनरीजनेबल है, दैट इज नॉट अ रीजनेबल अमाउंट. तो ऐसे इंक्रीमेंट, ऐसे इंक्रीज ऑफ प्राइस को हम मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिसेस कहेंगे. और ऐसे प्रैक्टिसेस को ही प्रोहिबिट करना ही एमआरटीबी एक्ट का मेन मोटिव था. तो फिर रेस्ट्रिक्टेड प्रैक्टिसेस क्या हुआ? रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिस में बेसिकली तीन वर्ड आपको याद रखने. पी मीन्स प्रिवेंट, डी मीन्स डिस्टॉर्ट, और आर मीन रेस्ट्रिक्ट. तो रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड का मतलब हुआ, जब भी हम कोई भी ऐसा ट्रेड प्रैक्टिसेस, कोई भी बिग बिजनेस या मोनोपोली, जो ग्रुप ऑफ कंपनीज है जो अपनी मोनोपोली स्टार्ट करते हैं, वो अपने बिजनेस को ये करते वक्त कभी भी प्रिवेंट, डिस्टॉर्ट, रेस्ट्रिक्ट करते हैं कंपटीशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन एनी मैनर. गुड्स एंड सर्विसेज की कंपटीशन को प्रिवेंट करते हैं, डिस्टॉर्ट करते हैं, रेस्ट्रिक्ट करते हैं. ऐसे सब प्रैक्टिसेस को हम कहेंगे रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेस. लेट्स टेक एन एग्जांपल. यहाँ पर पर्सन ए है, ये पर्सन ए है, वो कहता है पर्सन बी को ये सप्लाई करना है. ये है ऑर्डर करने वाला पर्सन, ये बिजनेसमैन है, और ये है सप्लायर. तो पर्सन बी को ए कहता है कि आप ही मुझे रॉ मटेरियल प्रोवाइड करोगे, और आप जब रॉ मटेरियल मुझे प्रोवाइड करोगे तो आप उस वक्त पे किसी और को रॉ मटेरियल प्रोवाइड नहीं करोगे. इट मीन्स आप मुझसे ही ट्रेड करोगे, मुझसे ही व्यापार करोगे, या मुझसे ही अपना सप्लाई करोगे, आप किसी और को अपने सप्लाई नहीं दोगे. तो यहाँ पर ए पर्सन क्या कर रहा है? बी को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, किसी और से बिजनेस ना करने के लिए, किसी और को सप्लाई देने के लिए मना कर रहा है. तो दिस इज बेसिकली रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेस. अगर कोई भी मोनोपोली जो बिजनेसेस है, या मोनोपोली जो चलाने वाले बिजनेस है, या कोई भी बिजनेस जो है, अगर वो पर्टिकुलर पर्सन को रेस्ट्रिक्ट करते हैं किसी और के साथ बिजनेस ना करने के लिए, तो ऐसी ट्रेड प्रैक्टिसेस को हम रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिस करेंगे. हियर आई हैव गिवन ओनली द एग्जांपल. अनदर थिंग, यू कैन पुट दैट टाइड एंड सेल. टाइड एंड सेल भी आ सकता है. मींस आप एक प्रोडक्ट को बेचने के साथ साथ दूसरे प्रोडक्ट को भी साथ में लेने के लिए मजबूर कर रहे हैं कस्टमर को, तो ये भी हमारा रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेस कैटेगरी के अंदर आएगा.
तो इस सबको प्रोहिबिट करना, रोकना ही किसका मोटिव था, किसका ऑब्जेक्टिव था, एमआरटीपी एक्ट का। नाउ द लास्ट टर्मिनोलॉजी और ऑब्जेक्टिव ऑफ द एमआरटीपी, दैट इज अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अनफेयर प्रैक्टिसेस मीन्स जब भी हम अनफेयर प्रैक्टिसेस मतलब कभी भी जो बिजनेसमैन होते हैं वो डिसेप्टिव, फ्रॉडलेंट और अनएथिकल मेथड यूज करते हैं बिजनेस को करते वक्त, ऐसे ट्रेड प्रैक्टिस को हम अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करेंगे। वो मिस रिप्रेजेंट, फॉल एडवर्टीजमेंट, टाइट सेलिंग करते हैं और इस तरह से कुछ अनलॉफुल एक्टिविटी करते हैं। ऐसी एक्टिविटी को हम अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के अंदर कंसिडर करेंगे। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द एमआरटीपी एक्ट, कमीशन एंड रोल एंड पावर। तो एमआरटीपी एक्ट जो बना था उसमें कुछ कमीशन बनाए गए थे, कुछ अथॉरिटीज बनाई गई थी जो बेसिकली एमआरटीपी एक्ट को कंट्रोल करेंगी। उससे पहले हम देख लेते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या पावर होती है। एमआरटीपी एक्ट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्पावर टू ऑर्डर डिवाइड of undertaking and severance of the interconnection between the undertaking आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन एंड इंक्वायरी बाय द एमआरटीपी कमीशन। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है उसके पास ये पावर होती है कि जब भी एमआरटीपी कमीशन अपना इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी कंप्लीट कर देगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होती है दे कैन डिवाइड द एंटरप्राइज एंड ऑल्सो सिवरेंस द इंटरकनेक्शन बिटवीन द अंडरटेकिंग। मीन्स वो किसी भी बिजनेस को डिवाइड कर सकती है, किसी भी बिजनेस को ब्रेक कर सकती है, बहुत सारी कंपनीज आपस में इंटरकनेक्टेड उनका ब्रेक डाउन कर सकती है। तो ये किसके पास पावर होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होती है। जब वो देख लेती है कि एमआरटीपी कमीशन ने अपना काम इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी कर दी है और एमआरटीपी कमीशन कह रही है कि हाँ मुझे इस कंपनी या बिजनेस से कोई प्रॉब्लम नहीं, इनको कोई भी मोनोपोली नहीं चल रही है, आफ्टर द एमआरटीपी कमीशन रिकमेंडेशन एंड द इन्वेस्टिगेशन, then the central power has a power to order the divide the enterprise and the breakdown। तो उनके पास ये पावर होती है कि पर्टिकुलर कंपनी को वो डिवाइड कर सकते हैं और ब्रेक कर सकते हैं। कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो फिर इस पर्टिकुलर एक्ट में प्रोविजन क्या है एमआरटीपी कमीशन के पास। तो एमआरटीपी कमीशन के पास ये पावर होती है, एम्पावर होते हैं। एमआरटीपी कमीशन क्या करता है, एमआरटीपी कमीशन इंक्वायर कर सकता है, इन्वेस्टिगेट करता है किसी भी बिजनेस को, वो फाइनल ऑर्डर निकाल सकता है किसी भी बिजनेस के लिए। और बिजनेस को क्या करना पड़ता है, कोई भी बिजनेस को अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, सर्टेन एग्रीमेंट करने पड़ते हैं डायरेक्टर जनरल के अंदर। तो डायरेक्टर जनरल बेसिकली एमआरटीपी एक्ट के अंदर जो जनरल होते हैं, जो डायरेक्टर जनरल होते हैं, अथॉरिटीज होती हैं, ये बेसिकली इनके पास अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। और कमीशन देखता है कि ये जो पर्टिकुलर बिजनेस है उनकी इंक्वायरी करता है, उनका इन्वेस्टिगेशन करता है और उनके लिए फाइनल पास ऑर्डर करता है। तो उनको कभी भी लगता है कि ये पर्टिकुलर कंपनी अच्छे से काम नहीं कर रही है या मोनोपोली चला रही है या रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिस या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है, उनकी इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी कौन करता है, एमआरटीपी कमीशन करता है। और यहाँ एमआरटीपी कमीशन के मैंने कुछ मेंशन किए, कुछ पॉइंट जो कि करता है, और डायरेक्टर जनरल के पॉइंट मेंशन किए जो कि असिस्ट करता है इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन विच इज डन बाय द एमआरटीपी कमीशन। तो डायरेक्टर जनरल भी क्या करता है, एमआरटीपी कमीशन के अंदर हेल्प करता है, उनको असिस्ट करने में हेल्प करता है, उनकी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन और फाइनल ऑर्डर को पास करते हुए हेल्प करता है। तो यहाँ आई हैव आल्सो मेंशन सम बेसिक पॉइंट्स अबाउट द पावर ऑफ कमीशन। यू कैन लुक ओवर दिस पॉइंट एंड दिस वेरी सिंपल पॉइंट। तो कुछ पॉइंट मैंने मेंशन किए। पावर ऑफ कमीशन के पास सेम सिविल कोर्ट की तरह पावर होती है, सिविल कोर्ट जिस तरह से पावर देता है सेम उसके पास भी वही अथॉरिटी होती है। पावर ऑफ कमीशन, कमीशन के पास होता है कि वो कोई भी कंपनी को कह सकता है कि अपनी इन्फॉर्मेशन जो है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अपने पास रखे, अपना बुक ऑफ अकाउंट मेंटेन करे। एज वेल एज कमीशन के पास ये पावर होती है किसी भी बिजनेस के पेपर्स को, पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को वो सीज कर सकते हैं अगर उन्हें लगता है कि पर्टिकुलर कंपनी जो है वो कुछ फॉल्स या कुछ झूठ या कुछ चीजें छुपा रही है। नाउ ड्रॉबैक ऑफ एमआरटीपी एक्ट। तो एमआरटीपी एक्ट क्या सक्सेसफुल है या क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। कुछ एमआरटीपी एक्ट में कुछ ड्रॉबैक्स हैं और इस ड्रॉबैक्स को पढ़ना बहुत जरूरी है। ये ड्रॉबैक्स आपको ये आइडिया देंगी कि एमआरटीपी एक्ट क्यों सक्सेसफुल नहीं रहा। तो इसको पढ़ने के लिए आप देखते हैं सबसे पहले एक्सेसिव कंट्रोल। हम देखते हैं सबसे पहले एक्सेसिव कंट्रोल, गवर्नमेंट कंट्रोल। एमआरटीपी एक्ट में जो सबसे पहला ड्रॉबैक था वही था एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल। यू कैन सी दैट अंडर द एमआरटीपी एक्ट बोथ द स्मॉल एंड बिग बिजनेसेस वर सब्जेक्टेड टू एक्सेसिव कंट्रोल, गवर्नमेंट कंट्रोल। तो गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा कंट्रोल था प्राइवेट एंटरप्राइजेस पर, बिग एंड स्मॉल कंपनीज पर। और इट वाज मैंडेटरी फॉर द एंटरप्राइजेस टू टेक अप्रूवल फ्रॉम द गवर्नमेंट बिफोर कैरिंग आउट एनी काइंड ऑफ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग और एनी काइंड ऑफ टेक ओवर। एंड you can see the presence of such complex processes and many firms found it difficult to survive and therefore affecting the final consumer। तो यहाँ पर ज्यादा कंज्यूमर गवर्नमेंट कंट्रोल होने के कारण कंपनी ने क्या करना शुरू कर दिया, कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन और बढ़ा दिया।
तो अब अनदर पॉइंट जो ड्रॉबैक था, दैट इज अ वोग्यू एंड एम्बिविगस लॉ इन एडिक्वेशन। तो यहाँ पर जो लॉ था ये बेसिकली एमआरटी एक्ट बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग था, इसमें इफेक्टिव डेफिनेशन नहीं थी, लैक ऑफ डेफिनेशन थी, एंटी कॉम्पिटिटेंट प्रैक्टिसेस के बारे में कुछ पर्टिकुलर इफेक्टिव वे से डीलिंग करने के तरीके नहीं थे, प्रोसीजर एंड स्केर्स रिसोर्सेज से कंपनी में। तो ये सब एम्बिगुअस मैनर में होने के कारण भी ये एमआरटी एक्ट सक्सेसफुल नहीं रहा। एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिकेशन ऑफ आइडेंटिटी एंटी कॉम्पिटिशन प्रैक्टिसेस, तो यहाँ पर पर्टिकुलर स्पेसिफाई नहीं था कि कौन सी एक्टिविटी को एंटी कॉम्पिटिशन प्रैक्टिस में आइडेंटिफाई नहीं किया गया था। अनदर थिंग इज दैट इनएफिशिएंसी ऑफ द कमीशन, तो कमीशन था वो इनएफिशिएंट था, उसके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं थी। एंटी कॉम्पिटिशन प्रैक्टिसेस लाइक कार्टल, और ये कार्टल मीन्स जब ग्रुप ऑफ कंपनी मिलकर प्राइस डिसाइड करती है, दैट दे हैव मेक कार्टल। तो इस तरह से पर्टिकुलर डेफिनेशन एमआरटी एक्ट में डिफाइन नहीं थी कि कौन सी कंपनी को हम कार्टल कहेंगे, कौन सी प्रेडेटरी प्राइसिंग में आएगी, इस कैटेगरी को मेंशन नहीं किया गया था एमआरटीपी एक्ट में। एंड द डोमिनेंस पर सी बैड, तो यहाँ मोस्टली डोमिनेंस का मतलब ये माना जाता था अंडर द एमआरटीपी एक्ट, द डोमेन्स वाज इन इटसेल्फ कंसिडर्ड एज बैड एंड इट डिडंट मैटर वेदर द पार्टी और द कंपनी हैज अब्यूज और नॉट। तो यहाँ पर ये सिर्फ ये था कि डोमिनेंस है तो इट मीन्स ये, तो डोमिनेंस का मतलब ये नहीं है कि जरूरी कि वो अब्यूज कर रही है कंज्यूमर को। तो यहाँ पर बेसिकली ये थोड़ा एक क्लेरिफिकेशन नहीं था कि डोमिनेंस में भी वही कंपनी होनी चाहिए जो अब्यूज कर रही है। तो इस तरह का प्रॉपर कंफ्यूजन था इन द पर्टिकुलर डेफिनेशन अबाउट द डोमिनेंस। तो यहाँ इसके अलावा कुछ एक्सपोर्ट से रिलेटेड कुछ था कि आपको प्रमोशन एक्सपोर्ट करना ही करना है, तो प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट एट एनी कॉस्ट, इट वाज अ प्रेशर बाय द गवर्नमेंट टू द कंपनीज। तो कंपनी में बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट का प्रेशर था, एक्सेसिव स्ट्रेस ऑन द एक्सपोर्ट एंड इग्नोर ऑल द पॉसिबल ड्रॉबैक दैट प्रोजेक्ट माइट हैव, एंड in many cases it lead to more cost being incurred than the foreign exchange earned through the export। तो बहुत ज्यादा कॉस्ट हो जाता था कंपनीज को। एंड एज वेल एज दैट वॉलंटरी डिस्क्लोजर था, द एमआरटीपी मशीन वाज हाईली डिपेंडेंट अपॉन द वॉलंटरी डिस्क्लोजर मेड द एंटरप्राइजेस एज देयर वर नो एजेंसी could keep a 27 check on the market control and structuring of the company, and this proved as a big legacy to the way company, leading to late registration or the sometime no registration of any change in the company structure, and this acted as a means to keep the company out of the purview of the act। तो मोस्टली कंपनी जो थी कि वो और यहाँ पर लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो एमआरटीपी एक्ट में काफी फोकस कंज्यूमर के इंटरेस्ट पे था, बिग कंपनी की मोनोपोली को कर्व करने का था, मगर कंपटीशन को इंक्रीज करने से रिलेटेड कोई भी प्रोविजन नहीं थी कि बिग कंपनीज को मोनोपोली चलाने से ज्यादा उसे फोकस करना चाहिए कंपटीशन एनहांस करने के लिए। तो कंपटीशन एनहांसमेंट में फोकस नहीं था, तो यही एक मेन ड्रॉबैक था। एंड टू कर्ब द कंट्रोल ऑफ द मोनोपोलिस्टिक कंपनी एंड ट्रेड प्रैक्टिसेस ऑफ द बिजनेस, द गवर्नमेंट ऑफ अडॉप्टेड द मोनोपोलिसिस, क्योंकि मेन पर्पस ये था मोनोपोलिस्टिक में कंट्रोल, मोनोपोली को कंट्रोल करना और कर्ब करना ही मेन पर्पस था मोनोपोली एमआरटीपी एक्ट का। और एलपीजी में 1991 में जो एलपीजी आई उसके कारण जो फोकस था वो बेसिकली कंपटीशन में आ गया। तो ये रियलाइज होने लग गया कि एमआरटीपी एक्ट इज नॉट सफिशिएंट इनफ फॉर द बिजनेस, उनको सिर्फ मोनोपोली कंट्रोल नहीं करना, कंपटीशन को एनहांस करना है ताकि गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस और डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ द गुड्स। और फिर 14 जनवरी में 2013 में एक कंपटीशन इन द मार्केट आया। एंड द करंट स्टेटस ऑफ, अभी मैं आपसे बोलूं करंट स्टेटस एमआरटीपी एक्ट का क्या है, दिस एक्ट इज नॉट इन फोर्स। इंडिया में ये एमआरटीपी एक्ट खत्म हो चुका है एंड इट वाज रिपील बाय एंड रिप्लेस बाय द कंपटीशन एक्ट 2002। अब इसकी जगह पे कंपटीशन 2 आ चुका है, और कंपटीशन 2 जो कंपटीशन एक्ट 2002 जो आया है, इट इफेक्ट फ्रॉम, ये बेसिकली आया है 1 सितंबर 2009 से फुली। 2002 में तो ये इम्प्लीमेंट हुआ था, पर उस वक्त पे एमआरटीपी एक्ट चल रहा था, बट फुली जो कन्वर्जन हो गया एमआरटीपी एक्ट बिल्कुल कन्वर्ट हो गया कंपटीशन एक्ट में और रिप्लेस कर दिया कंपटीशन एक्ट ने। तो एमआरटीपी एक्ट बिल्कुल खत्म हो गया है और कंपटीशन एक्ट ही सरवाइव करेगा। और कंपटीशन एक्ट 2002 आया 1 सितंबर 2009 में, एंड बेसिकली यहाँ जो कंपटीशन कमीशन स्टार्ट हो गया इंस्टेड ऑफ एमआरटीपी कमीशन। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे नाउ। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।